नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पर भारी पड़ रही कांग्रेस अचानक बैकफुट पर आती नजर आ रही है। ऐसा कल जारी घोषणा पत्र में बजरंग दल की पीएफआई से तुलना और उस पर बैन लगाने के वादे के बाद हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा। सामाजिक न्याय और महिलाओं के लिए किए गए वादों से ध्यान भटक कर बजरंग दल पर चला गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बजरंग दल पर बैन को लेकर बयान देकर इस मुद्दे को और आगे बढ़ा दिया है। उधर बीजेपी इसे लेकर बेहद आक्रामक हो गई है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है। कर्नाटक में कई जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को जबरदस्त ढंग से तूल दिया है। कर्नाटक में आज की तीनों सभाओं में उन्होंने लोगों से बजरंग बली का जयघोष कराया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। दरअसल कल जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में सरकार बनने पर बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कानून और संविधान सर्वोपरि है। बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठन इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, ये घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है। आगे लिखा है, इनके खिलाफ कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई होगी, जिसमें ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है, ये घोषणा पत्र में लिखा गया। हालांकि इसके तुरंत बाद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। कल ही पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में इस मुद्दे को जबरदस्त ढंग से तूल देकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं आज जब यहां हनुमान जी को नमन करने आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। और कल तक इस मुद्दे पर खामोश रहने वाले डीके शिवकुमार आज मीडिया में आए। उन्होंने कहा कि बजरंग बली और बजरंग दल को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಜರಂಗ್ ದಳ್ಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹನುಮಂತನೇ ಬೇರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಏನು ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳ ರಾಜ್ಯ ಅವರು. लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की आक्रामकता का एहसास है, इसीलिए वे बजरंग दल पर पाबंदी के सवाल पर कोई सीधा जवाब न देकर नया विवाद खड़ा करने से बच रहे हैं। I don't want to reply Agreed, that. you're the president, sir, but why No, did no, I don't want to reply that. Once my party people have replied, that's why I don't want to give my why individual. not make it nationally? Rajasthan elections are also coming, then MP. Why not make it nationally? Why only stick to Karnataka What? Who? in terms of banning Bajrang? Arre, you already we have explained, and again you are asking means you want to create problem for us. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मुद्दे का कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। बीजेपी ने हिंदुत्व के कई अन्य मुद्दों को भी इस चुनाव में उठाया है, जिनमें समान नागरिक संहिता, एनआरसी लागू करना और 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त करना, ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि तटीय कर्नाटक की जो 19 सीटें हैं, वहां पर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों से उसे मदद मिल सकती है। ये बीजेपी का आकलन बताया जा रहा है। साथ ही मध्य कर्नाटक और बेंगलुरु की भी 1 दर्जन से अधिक सीटों पर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। ये अपना बीजेपी का आकलन है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि ओल्ड मैसूरू में ध्रुवीकरण अगर होता है तो उससे मुस्लिम वोट जेडीएस के पाले से खिसक कर उसके पास आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात की भी चिंता है कि कहीं इन तमाम मुद्दों से हिंदू मतदाता उससे नाराज ना हो जाए, तो यह सारा समीकरण इसके पीछे भी बिठाया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बजरंग दल जैसे कट्टर संगठनों पर प्रतिबंध की बात हुई हो, लेकिन इसे शायद पहली बार चुनावी मुद्दा बनाया गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह मुद्दा कर्नाटक चुनाव के साथ ही समाप्त हो जाएगा या फिर उत्तर भारत के राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा।
यह भी पूछा गया कि कांग्रेस अपने शासन वाले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन क्यों नहीं लगाती। क्या यह मुद्दा उन 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में असर डालेगा जहां इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है। बीजेपी इन राज्यों में भी हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाती आई है और बीजेपी इन राज्यों में कांग्रेस पर जहां तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाती है। और ताजा विवाद के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर यह मुद्दा उठ गया है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने एक पत्र लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। इस पत्र को उन्होंने सार्वजनिक भी किया। इस पत्र में उन्होंने पूछा कि आप बजरंग दल पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जवाब दीजिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आज इसी से मिलता जुलता सवाल भी पूछा गया। इस पर इन दोनों का क्या जवाब था, आइए सुन लेते हैं। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहां ऐसा होगा। यहां की परिस्थिति के हिसाब से यहां के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहां लागू हो गया तो यहां करेंगे क्या, वहां ऐसा हुआ तो यहां करेंगे क्या। ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है, जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। वहीं कमलनाथ के इस बयान के तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी। ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। और कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में अब प्रचार खत्म होने में केवल 5 दिन बचे हैं। सभी पार्टियों ने प्रचार के इस आखिरी चरण में पूरा जोर लगा दिया है। आज पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाने का काम करती है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रामनगरम में रोड शो किया। इसमें जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदी में रैली कर बीजेपी को निशाने पर लिया। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकती। कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है। कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है।
जब कांग्रेस होती है वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। और पीएम मोदी एक बार फिर 3 दिनों के लिए कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे, धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। 3 दिनों तक कर्नाटक में ही डेरा डालकर रहेंगे। शुक्रवार 5 मई से रविवार 7 मई तक धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शनिवार 29 अप्रैल को उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू किया था। अब तक 4 बार वो वहां पर जा चुके हैं। पीएम ने अब तक वहां पर 12 जनसभाएं की हैं। इसके अलावा वे 3 रोड शो भी कर चुके हैं। 3 दिनों के दौरे के बाद पीएम का कर्नाटक का कुल 7 दिनों का प्रचार पूरा हो जाएगा। रविवार तक वे कर्नाटक में 18 जनसभाएं और 5 रोड शो पूरे कर लेंगे। शनिवार को उनके 2 बड़े रोड शो बेंगलुरु में भी होने हैं। 500 साल पुराना और पीएम मोदी ने आज चुनाव प्रचार से समय निकालकर कर्नाटक से पद्म सम्मान से सम्मानित तुलसी गौड़ा और सुकरी बोम्मे गौड़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात में जबरदस्त गर्मजोशी देखने को मिली। उन्होंने पहले पीएम मोदी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, फिर उनके पैर छूने के लिए झुक गई। इस पर पीएम मोदी ने उन्हें रोका और फिर खुद ही उनके चरण स्पर्श किए। आपको बता दें कि तुलसी गौड़ा आदिवासी समाज से आती हैं। सन 2021 में उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया था। वहीं सुकरी बोम्मे गौड़ा लोक गायिका हैं, उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे के बाद जो पार्टी में हलचल मची है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का बयान भी आया है। दरअसल उन्होंने एक फार्मूला सुझाया है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि चाहे तो सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और महाराष्ट्र का जो पूरा काम है वो अजीत पवार को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि कल भी हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने यह खबर दी थी कि एनसीपी के भीतर इसी फार्मूले के ऊपर चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि वैसे तो 2 से 3 दिन का समय शरद पवार कह रहे हैं कि वो लेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि शायद इसके बाद इसी फार्मूले पर मोहर लगा दी जाए, जिसमें कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कमान सौंप दी जाए और अजीत पवार को कहा जाए कि वो महाराष्ट्र में पार्टी के मामलों को देखें। और जहां तक कि मुंबई का सवाल है, वहां के दृश्य तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन जो शरद पवार का गढ़ है, जिसको उन्होंने दशकों तक मेहनत करके सजाया है, संवारा है, बनाया है, वो है बारामती। और बारामती में जो गढ़ है उनका, वहां पर भी उनके जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, आम लोग हैं, उन्हें इस फैसले से काफी झटका लगा है। 5 दशक से उनका जो है एक छत्र वहां पर कहें कि उनकी लोकप्रियता का आलम रहा है और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि वहां के लोग भी चाहते हैं कि शरद पवार अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करें। वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल, जिनका फार्मूले का हम जिक्र कर रहे थे, आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है एनडीटीवी से। This is my personal opinion that already the division is made, that Ajit Dada, now he is looking after Vidhan Sabha and Maharashtra state. So we will continue like that because state is very important. Correct. And since Supriya Tai, she is a parliamentarian there and she got some Sansad Ratna because her performance is very good. She knows the national party people, our frontal organizations, and of course she knew the working of Pawar Sahab also. So let her see the national problems. I mean, national president, and in
Maharashtra politics, Ajit Pawar, he will lead us. That is my, so Dada state में और ताई सुप्रिया ताई दिल्ली में will should look after the party. I mean the president. But this is my personal opinion. I don't know the other people what opinion they have. तो वैसे तो शरद पवार ने इसके लिए एक समिति बनाई है, लेकिन छगन भुजबल के जो बातें उनसे इशारा यही मिल रहा है कि शायद बात इसी और आगे जाए। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।